बॉर्डर जैसा डिस्प्यूट जो कि हिस्ट्री की एक देन है, हिस्ट्री का जो उनका कहना था कि बैगेज ऑफ ओल्ड बैगेज ऑफ हिस्ट्री, इसको हम रहने देते हैं। नहीं, आपने जो विजय जी कहा, आप हमारे साथ बने रहें। सुरेश जी, जो बात इन्होंने कही है विजय क्रांति जी ने कि बैगेज ऑफ द ओल्ड एंड जैसे कि स्टेटमेंट आया चीन को लेकर के और अन्य देशों को लेकर के नरेंद्र मोदी का, उसको पूरे परिप्रेक्ष्य में आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी नीति है, क्योंकि सबसे पहले आपको इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ेगा एज इंडिया, और उसके बाद पेरिफेरी में जो आते हैं देश, जैसे आपके इमीडिएट नेबर्स आते हैं, इमीडिएट नेबर्स में हमारे सार्क कंट्रीज आते हैं। और बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम होगा कि भूटान एक आजाद देश है। बहुत लोग, जैसे नेपाल के साथ जो हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो लगता ही नहीं कभी था आप नेपाल जा सकते हैं, नेपाल के लोग यहां जा सकते हैं, इंडिया आ सकते हैं। तो एक जो रिश्ता है, उस रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश आपने देखी, जो 26 तारीख को शपथ ग्रहण के दिन भी हुआ। क्योंकि जब तक आप एक रीजन में कॉन्फिडेंस नहीं लाते, इंडिया देखिए हमेशा से ना एक रीजनल पावर की तरह जब आप बिहेव करते हैं, जो बड़े भाई छोटे भाई की बात करते हैं, तो आपके छोटे राज्य, जो छोटे देश है, वो डरते हैं आपसे। उनमें कॉन्फिडेंस कैसा, लीडरशिप पर क्या कॉन्फिडेंस है? पाकिस्तान को इंडिया से बात करने के लिए यूएस के थ्रू क्यों जाना पड़े, यूएस क्यों मीडिएट करे? इसके लिए जरूरी है कि आप पाकिस्तान से डायरेक्ट एक ऐसा व्यवहार रखें जिससे कॉन्फिडेंस जनरेट हो। और बाकी जितने भी आपके जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं इंडिया के चारों तरफ, उसके बाद जो घेरा आता है वो आता है एशिया पैसिफिक का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और ये सारे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज जो हैं ये भी आ जाएंगे। और चाइना की जहां तक बात की विजय क्रांति जी ने, मैं आपको बताऊं, अगर गुजरात को आप देखेंगे तो चाइना का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट गुजरात में हुआ है, और गुजराती बिजनेसमैन चाइना के बिजनेसमैन के साथ बहुत टाइप कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हम लोगों को चाइना को वेस्ट के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। वेस्ट हमेशा इंडिया को बताता रहा है कि चाइना में चूंकि थ्रेट है तो इंडिया एक स्टेबल इंडिया में अपना बेस बनाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। वो अपना इन्वेस्टमेंट चाइना में बढ़ाया जा रहे हैं, तो इंडिया पीछे ना रह जाए और इंडिया को चाइना के साथ इंडिपेंडेंट रिश्ता एस्टेब्लिश करना चाहिए सार्क कंट्रीज के बाद। और मुझे लगता है कि इसी ओर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, क्योंकि जो यूएस विजिट की बात हो रही है वो सितंबर में होगी। और तो यूएनजीए की मीटिंग है, वो एक ट्रेडिशनल है, उसमें कोई नया नहीं है, कोई मोदी जी विशेष नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन जो आपने भी सार्क देशों की बात कही यूसुफ जी, जो उसमें पाकिस्तान पे फोकस हुआ, अन्य देशों के भी लोग आए, सबसे अलग अलग मुलाकातें हुई, लेकिन जो नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात है वो उसको मीडिया ने भी हर तरह ज्यादा चर्चित रहा। हालांकि बाद में उनके जो स्टेटमेंट आए, वहां अखबारों में जो इंटरव्यू छपा, वो थोड़ा बिल्कुल अलग था। ये पूरे परिप्रेक्ष्य को भारत की विदेश नीति के तरफ में यूसुफ जी कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की मुलाकात है, ये एक अलग मसला है, और इसमें खट्टे मीठे अनुभव दोनों पक्षों को हुए हैं। एक अलग तरह का रिश्ता डेवलप दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हो रहा है। नवाज शरीफ, नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की माताजी के लिए एक शॉल भेंट करते हैं, उधर से बदले में नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी जी की माताजी के लिए एक साड़ी भेजते हैं। तो ये राष्ट्राध्यक्षों के अलावा एक व्यक्तिगत लेवल पे भी ये रिश्ता बढ़ रहा है, और जहां पर व्यक्तिगत अटैचमेंट हो जाता है। देखिए, माँ होती है, उससे बढ़कर कोई रिश्ता दुनिया में नहीं हो सकता है। तो जब आप एक दूसरे की माँ को अपनी माँ की तरह सम्मान देते हैं तो उसके प्रति आपके मन में एक अजीब एक अलग तरह की भावना प्रकट होती है, भाई बंधुत्व का एक रिश्ता अलग कायम होता है। तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच, नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच जो परस्पर जो आपसी रिश्ता जो कायम हुआ है ना, मातृ प्रेम को लेकर के, ये एक नई चीज है, और जिसका विदेश नीति में एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने के लिए। जहां तक सवाल चाइना का है, अलग अलग राय आपने सुनी। अमित जी ने कहा, दीपिका ने राय रखी, विजय क्रांति भाई बोले, सुदेश जी बोले। देखिए, चीन के साथ एक चीन का हवा खड़ा रहा है। 1962 का जो एक चीन का अटैक भारत पर था, हिंदी चीनी भाई मारे के बाद वो जो अटैक हुआ, तो उसके दर्द, उसका जो दर्द कहें, उसके घाव कहें, वो हरे हो जाते हैं जब चाइना का नाम लेते हैं। और वक्ता वक्ता चीन को लेकर के कोई भी सरकार सेंटर में रही हो, वो बहुत सतर्क रही है। नहीं, लेकिन जो चाइना के मामले में शिवशंकर मेनन वहां रहे, निरुपमा राव, जितने अच्छे आपके जो वैदेशिक मामलों के जानकार रहे और आईएफएस रहे, वो चीन पोस्टिंग की गई, तो चीन को भारत ने उतना ही महत्व दिया। नहीं, बिल्कुल महत्व दिया। चीन के साथ रिश्ते सुधारने की शुरुआत तो राजीव गांधी के जमाने से हो चुकी थी, और बहुत बोल्डली राजीव गांधी ने उस चीज को बढ़ाया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी जब एक लंबे समय के बाद
चाइना जाकर उस रिलेशन को मजबूत करने की कोशिश की थी। और जहां तक बात है अरुणाचल प्रदेश में वो जो मैकमोहन लाइन की हम बात करते हैं कि है ना, तो वो क्या है, वो बॉर्डर के रिलेशन तो हमारे लगभग अगर नेपाल और भूटान को छोड़ दें तो बाकी के साथ चल ही रहा है, पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, बांग्लादेश के साथ, यहाँ तक कि म्यांमार के साथ भी कुछ मामलों में वो है। लेकिन मुझे लगता है कि चाइना के साथ एक अलग तरह का रिलेशन भारत को कायम करना होगा, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, और शायद उस दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार आगे बढ़ रही है। हाँ, दीपिका जी, नरेंद्र मोदी की सरकार उस दिशा में बढ़ रही है, मतलब शुभ संकेत है, वैदेशिक मामलों पे भी अच्छे दिन आने के संकेत हैं। आपको लगता है कि कितना मजबूत हम हो पाएंगे आने वाले दिनों में वैदेशिक मामलों में? जी, मुझको लगता है कि जो भारत की नीति है विज़-अविज़, स्पेशली विज़-अविज़ चाइना, जैसे कि विजय क्रांति साहब ने कहा कि एक किस्म से, और यूसुफ साहब ने कहा कि एक किस्म से चाइना था वो हमेशा आमतौर पे हावी रहा है भारत की नीति से, और एक परसेप्शन बन गई थी कि चाइना दब्बूपन की बात कही, एक परसेप्शन भी बन गई थी कि चाइना इज स्ट्रॉन्गर पावरफुल, जो कि आज एक रियलिटी भी है, कहीं ना कहीं हमें स्वीकार करना पड़ेगा। एज ए कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, वो डिफेंस वाइज स्ट्रांग है, एरिया वाइज स्ट्रांग है। तो मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से, और जिस प्रकार से शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने 7 कंट्रीज को इनवाइट किया, तो एक बहुत एक स्ट्रांग मैसेज गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, और खास तौर पे कंट्रीज लाइक यूएसए और चाइना को। अभी आपने हाल ही देखा होगा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने स्वयं न्योता भेजा कि मोदी जी आए और यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करें और साथ में उनसे भी मुलाकात हो, जो वीजा उनको 10 साल में उन्होंने मना किया था। तो कहीं ना कहीं पे ये बात है कि नरेंद्र मोदी ने वीजा कभी उसके लिए अप्लाई नहीं किया, उन्होंने उनका अलग संविधान था उस नेता का। मैं ये समझती हूँ कि जहां तक चाइना का सवाल है, तो जो एक इंडियन सिटीजन इंटरनेशनल कम्युनिटी में परसेप्शन बन गया था कि इस साउथ एशिया रीजन में चाइना जो है एक सुपर पावर बन के इमर्ज हो रहा है, और इंडिया को कहीं उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से, और जिस प्रकार से उन्होंने फर्स्ट डे से ही अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अपने एक्शन के उन्होंने उजागर किया है, उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है अपने नेबरहुड में, और खास तौर पे चाइना के लिए, कि जो हमारा जो रिश्ता होगा इट विल बी बेस्ड अपॉन म्यूचुअल इंटरेस्ट, नंबर 1, नो अपीजमेंट पॉलिसी, नो क्लाइंबिंग डाउन, और तीसरी बात यह है कि इट विल बी म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज। तो और यही नीति वो आसपास भी अपना रहे हैं। मैं इस बात पे भी जोर देना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी और भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, परंतु फिर भी ये मोदी जी की नायाब सोच है कि उन्होंने पहला दौरा उन्होंने एक कंट्री लाइक भूटान को चुना। आमतौर पर एक ये भी हो सकता है कि पहले शेड्यूल होता क्या है कि विदेश मंत्रालय में कुछ शेड्यूल पहले से फिक्स होते हैं, संजोग से ये प्रधानमंत्री बने और उनके वो दौरा लंबित होता है या उसको क्रियान्वित करना पड़ता है। लेकिन आप ये आप दावा करने की इंटरप्रिटेशन कुछ भी कर सकते हैं, आप इंटरप्रिटेशन कुछ कर सकते हैं, आपका दावा कुछ हो सकता है। अमित जी, आपको लगता है जो दीपिका जी कह रही हैं कि इनकी पार्टी, इनके नेता नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी बात कर दी है कि अच्छी बात होने जा रही है और पिछली बार कुछ नहीं किया गया था वैदेशिक मामलों पे, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, इनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। भारत पे चाहे यूपीए की सरकार रही तो ऐसा नहीं रहा कि हम लोगों ने संबंध सुधारने की कोशिश नहीं करी, आर्थिक मुद्दों पर या व्यापार के मुद्दों पर हमने उनसे बात नहीं करी, या हम एकदम डोमिनेट होते चले गए चीन के साथ में। चीन एक पावर के रूप में उभरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे विश्व में सबको मालूम है चीन ने अपने आप को डेवलप किया है और भारत भी साथ साथ कर रहा है। रही बात ये कि नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप कंट्री की तरफ ना देखते हुए छोटी छोटी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री जो है उनकी तरफ जो हाथ बढ़ाया है या जो उनकी तरफ पहल करी है वो एक स्वागत योग्य कदम है। जैसे क्रांति जी ने भी कहा कि जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनके साथ यदि हम तालमेल करते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं, अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के गलियारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल। अभी हम चर्चा कर रहे थे चीन के बारे में, भारत चीन संबंधों के बारे में। ब्रेक के पहले हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं विजय क्रांति जी। चीन को बहुत इन्होंने विशेष निगाहों से देखा है, वहां की यात्रा की है, भ्रमण किया है। विजय जी, पिछली सरकारों में पिछले 10-12 साल में आपको लगता नहीं है चीन का बाजार भारत हो गया था? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, फिर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। सुदेश जी, आपको लगता नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में देखा जाए जिस तरह से फ्लड हुआ चाइनीज गुड्स का भारत में, तो भारत बाजार हो गया था चीन का? बिल्कुल हो गया है। देखिए आज डेल का कंप्यूटर भी आप यूज करते हैं तो उसमें जितने चीज लगे हुए हैं मेड इन चाइना है। मेड इन चाइना ब्रांड पॉपुलर इसलिए हुआ कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थे वेस्टर्न वर्ल्ड के भी, वो चाइना में जाकर मैन्युफैक्चर करने लगे और इंडिया जैसे मार्केट में बेचने लगे। मार्केट एक्सेस तो इंडिया से मांगने लगे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंडिया में सेटअप नहीं किया। और ये इस सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अपने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को, उद्योग को आप कैसे बढ़ावा देंगे कि चाइनीज थ्रेट से आप सामना कर सके। क्योंकि देखिए आप वो जमाना गया कि आप ड्यूटीज इंपोज करके चाइनीज गुड को रोक दीजिए। आपको कॉम्पिटेटिव होना पड़ेगा। अगर लेबर आपका कॉस्टली हो जा रहा है, चाइना में सस्ता है और इकोनॉमिक ऑफ स्केल हम नहीं अचीव कर पाते हैं, तो चाइना से कम्पीट करना मुश्किल होगा। सुदेश जी, आपने चाइना को जो कम्पीट करने की बात कही, विजय जी फिर से जुड़ गए हैं। विजय जी, जो हम लोग भारत चीन की बात करते हैं और जब चीन की भारत बात करते हैं तो आप याद आते हैं, क्योंकि आपने चीन पे काफी काम किया है। तो आपको जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, सुदेश जी ने कहा कि चाइनीज गुड्स की बात, क्वालिटी की बात और भारत को बाजार बनाने की बात, ये लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में इस पे कुछ नियंत्रण लगेगा और हमारे जो घरेलू उद्योग थे, जो स्मॉल स्केल, वो करीब करीब ठप से हो गए थे, उसमें कुछ परिवर्तन आएगा क्या? देखिए, एक बात तो तय है कि भारत सरकार को अपने उद्योगों की और अपने जो रोजगार है उनकी रक्षा के लिए खुद कदम उठाना होगा। जहां तक चाइना की बात है तो हमें उसकी हिस्ट्री जरूर देखनी चाहिए। हर बार हम उसकी मुस्कुराहट देख के और उस पर यकीन कर लेते हैं। आज से 20 साल पहले जो आसियान देश है, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, उनके साथ तब चीन ठीक ऑलमोस्ट उसी जगह खड़ा था जहां आज भारत खड़ा हुआ है। उस वक्त चीन ने आसियान देशों से कहा था, और उन सबके साथ उसके विवाद थे, उन देशों से उसने कहा था कि चलिए अभी लड़ते नहीं है, सीमा की बात नहीं करते, विवाद के मुद्दे छोड़ो, आइए आर्थिक रिश्ते बनाते हैं। और वो देश उसके झांसे में आ गए। लेकिन आसियान, विजय जी, आसियान की जो दुर्गति हुई और आसियान जिस तरह से खड़ा किया गया था, उस तरह आज की तारीख में ढूंढ स्थिति में है। पिछले दिनों भारत में एक सम्मेलन हुआ था और उसमें जो भी लोग आए थे, जो उनके कंट्री के लोग थे, वो जो उनके स्पीचेस थे, जो उनकी बातें थी, वो कहीं से
ऐसा नहीं लगा जिसमें कि आत्मविश्वास हो। नहीं, वो तो ठीक है, पर मेरा ये कहना, मैं तो चीन की जो नीति है उसकी बात कर रहा जी हूं। जी जी कि आसियान के साथ उसने वो समझौता किया और नतीजा ये हुआ कि वो देश जो है वो देखते रह गए, इसने उनके बाजारों पर भी कब्जा कर लिया और उनको इंटरनेशनल मार्केट से भी खदेड़ दिया।